हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के बिहार स्टेट की जो एग्जाम होने वाला है, जिसमें जो बच्चे पीजीटी कॉमर्स से फॉर्म फिल किए हैं उन लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही थी। उसमें पेपर 2 है आप लोगों का, जो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और जो भी क्वेश्चन आपका वीक है उसको आप अच्छे से तैयार कर लो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सम विच्छेद बिंदु वह है जहाँ बीईपी इज दैट वेयर न्यूनतम लाभ होता है, देयर इज मिनिमम प्रॉफिट। न्यूनतम हानि होती है, देयर इज मिनिमम लॉस। अधिकतम लाभ होता है, देयर इज मैक्सिमम प्रॉफिट। ना लाभ होता है ना हानि, देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सम विच्छेद बिंदु होता है वहां पर, तो पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि जब हम बात सम विच्छेद बिंदु की कर रहे हैं तो ये बीईपी होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर जो समविच्छेद बिंदु है या बीईपी होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है बिजनेस में जहाँ पर ना तो आपको कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस हो रहा होता है। यानी कि अगर उस पॉइंट पर आप सेल कर रहे हैं, अपने सेल को कंटिन्यू रख रहे हैं, तो ना तो आप किसी प्रॉफिट में जाएंगे और ना ही आपको कोई लॉस होता है। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाता है? एक ऐसा पॉइंट हो जाता है जहाँ पर देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि आपको ये पता ही होगा कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर कुछ कॉस्ट आती है, उसमें हम सेल अपना ऐड करते हैं और उसके बाद हमारा जो सेल्स होती है, सेलिंग प्राइस होता है, वो बनता है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जितनी कॉस्ट आएगी हमारी उतने का ही हमने सेल भी कर दिया, कोई प्रॉफिट हमें वहां पर नहीं हो रहा है, वो हो जाता है हमारा बीईपी पॉइंट। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर बीईपी इज द पॉइंट एट विच कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अंशदान कुल स्थायी लागत के बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ना लाभ होता है ना हानि, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दिस। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन और भी पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, हो सकता है ये तीनों पॉइंट ही आपके सही हो। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए पॉइंट में कि कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कुल आगम होती है वो कुल लागत के बराबर होती है। जितना आपको कॉस्ट होगी, जितनी बनाने में किसी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को आपकी कॉस्ट आती है, उतना ही आपको आगम भी हो रही है, उतनी ही हमारी रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है, उतनी ही हमको इनकम भी हो रही है। तो ना तो हम प्रॉफिट में जा रहे हैं ना ही हम लॉस में जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है अंशदान कुल स्थायी लागत के बराबर होता है। तो अंशदान क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। जो आपको पता होगा कि जो हमारी कॉस्ट होती है उसमें दो तरह की कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल हो जाती है परिवर्तनशील लागत और दूसरी हो जाती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि इन दोनों फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से मिल करके हमारी क्या बनती है, जो टोटल कॉस्ट है वो बनती है। लेकिन जो अंशदान की हम बात करते हैं, जो कंट्रीब्यूशन होता है, तो जब सेल में से जो हमारी टोटल सेल होती है उस सेल में से हम जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, शॉर्ट में अगर हम वीसी लिख दें से, उसको लेस कर देते हैं तो जो निकल के आता है वो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें ऐड हो गई? तो इसमें आपकी दो चीजें ऐड हो गई कंट्रीब्यूशन में। एक हो गया आपका, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो प्लस करी है हमने, तो अब बचा हमारे पास, एक हो गई हमारे पास बची फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा क्या हो गया, प्रॉफिट। यानी कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है उसमें ये दोनों चीजें ही ऐड होती हैं। अंशदान में जो स्थायी लागत है और जो लाभ होता है वो दोनों ही ऐड होता है। तो अंशदान कुल स्थायी लागत के बराबर होता है। अब आपको लगेगा कैसे बराबर होता है, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ऐड होता है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम तो बात बीईपी की कर रहे हैं, और बीईपी में क्या होता है, कोई प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है ना हमारा। तो जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है वही पूरी हमारा कंट्रीब्यूशन बन जाएगी, क्योंकि जो बीईपी है वो तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर में ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो यहाँ पर जो अंशदान होगा वो आपका टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, ना लाभ होता है ना हानि, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हमने पहले ही समझ लिया था। तो ये तीनों ही पॉइंट क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम विच्छेद बिंदु रुपए में बीईपी इन रुपीज। तो बीईपी अभी आपने समझ तो लिया कि क्या होता है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, क्या इसको किस तरह से हम निकालते हैं? तो रुपीज में भी निकाला जाता है, यूनिट्स में भी निकाला जाता है। यूनिट्स में कैसे निकलता है आगे भी हम देखेंगे। यहाँ पर रुपीज का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं।
फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100, पीवी रेशियो अपॉन फिक्स कॉस्ट। तो जो सम विच्छेद बिंदु हम निकालते हैं रुपीज में, उसका फॉर्मूला होता है हमारा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे आपके सी और ए में, तो यहाँ पर जो एक्चुअल फॉर्मूला है आपका वो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता है, क्योंकि पीवी रेशियो आपका परसेंटेज में निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपके 30%, 40% दे रखा होगा, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो 100 ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके आ ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला एक्चुअल में होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। पीवी रेशियो क्या होता है, कैसे निकलता है, अब आगे हम जो क्वेश्चंस लेंगे वहां पर समझेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा की सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा की सीमा या मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है जब बीईपी तक हम अपनी सेल कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, या ये कह सकते हैं कि एक बीईपी एक पॉइंट है, यहाँ तक हम सेल कर सकते थे और एक्चुअल में जो हमारी सेल हो रही है वो बीईपी पॉइंट से ज्यादा हो रही है। तो जो बीच का डिफरेंस होता है हमारा, वही डिफरेंस क्या कहलाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है, एमओएस कहलाता है। यानी इतने एरिया में हम सेफ हैं, जितना हम बीपी से ऊपर सेल करते जा रहे हैं उतना ज्यादा हम सेफ होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो वो कहलाता है आपका पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। कौन सा उसका फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस बीपी। तो आप समझ गए होंगे अभी जो मैंने समझाया। बीपी से ऊपर जितनी भी हमारी सेल जा रही होती है तो डिफरेंस क्या होता है, एमओएस हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम विच्छेद बिंदु इकाइयों में ज्ञात करने के लिए कुल स्थायी लागत को डैश से विभाजित किया जाता है। तो ऑब्टेन द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट आर डिवाइडेड बाई। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम यूनिट्स में निकालते हैं, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लिया था वहां पर रुपीज में निकालना था, यहाँ पर यूनिट्स में निकालने की बात हो रही है। जब यूनिट्स में निकालते हैं तो वहां पर टोटल कॉस्ट को हम किससे डिवाइड करते हैं, किससे विभाजित करते हैं। तो obtain the break even point in units, total fixed costs are divided by प्रति इकाई प्रगतिशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, प्रति इकाई स्थायी लागत, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, पीवी रेशियो, प्रति इकाई अंशदान कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो जब हम इसको यूनिट्स में निकालते हैं तो इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, ऊपर हो जाएगी बीपी इन यूनिट्स में निकालने का, ऊपर हो जाती है हमारी फिक्स कॉस्ट अगर शॉर्ट में लिखें, और नीचे हो जाता है सी पर यूनिट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ मात्रा अनुपात पीवी रेशियो इज इक्वल टू। अभी तक आपने पीवी रेशियो के बारे में पढ़ा कि जो बीपी हम निकालते हैं उसको निकालने के लिए हमें पीवी रेशियो चाहिए होता है। अब हम देखते हैं कि जो पीवी रेशियो उसका फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, एस माइनस वी अपॉन एस, एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, नन ऑफ दी। तो जो पीवी रेशियो होता है उसको निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है, यहाँ पर पीवी रेशियो में हमें देखना होता है कि कितना हमारा कंट्रीब्यूशन आया है और हमारी सेल कितनी, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका, सी फॉर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, एस से आपकी सेल आ जाएगी इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो निकालने का। तो यहाँ पर सी कंट्रीब्यूशन तो नहीं दे रखा कहीं पर, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम सेल्स में से जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है वीसी, इसको लेस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर आपकी एस माइनस जो वी दे रखी है, यानी कि सेल में से हमें जो वेरिएबल कॉस्ट से घटा देंगे तो लेस करने पर हमारा सी निकल आएगा कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी अपॉन एस और साथ में इंटू 100। ये दोनों में आपके चेंजेस ये है कि इसमें इंटू 100 नहीं किया है, जो कि गलत है। ये आपका परसेंटेज में निकलता है, इसलिए इंटू 100 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो आएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लाभ मात्रा अनुपात तो देखने से ही क्लियर हो गया होगा कि ये बताता है आपका कि जो कंट्रीब्यूशन है और जो सेल है उसके बीच में क्या अनुपात है, क्या रेशियो है, इसको बताता है हमारा ये जो पीवी रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर लागत में वृद्धि का सम विच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बीईपी बाय इंक्रीजिंग इन फिक्स्ड कॉस्ट, डिक्रीज, इंक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है
कि अगर जो स्थिर लागत है, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी बढ़ जाती है तो उसका जो सम विच्छेद बिंदु है बीईपी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्थिर लागत के बढ़ने पर, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, यही तो फॉर्मूला है हमारा बीईपी निकालने का। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्थिर लागत अगर बढ़ जाती है तो वहां पर जो हमारा बीईपी होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील लागत में कमी का सविच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ऑन बीईपी। अभी हमने समझा कि फिक्स्ड कॉस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है बीईपी पर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो परिवर्तनशील लागत है अगर उसमें कमी हो जाती है तो सविच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है तो बीईपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा या फिर कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको मैंने बताया था बीईपी यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला क्या था कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है और जो हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है उससे हम निकालते हैं, यानी कि एफसी अपॉन जो सी पर यूनिट होता है। तो सी पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कैसे निकाला जाता है। कंट्रीब्यूशन हमारा निकलता है जो सेल होता है उसमें से हम लेस कर देते हैं जब वेरिएबल कॉस्ट को। तो अगर हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, यहाँ पर इसे पीयू शॉर्ट में लिख देते हैं, तो सेलिंग पर जो होगा आपका जो सेल्स होगी उसका भी तो पर यूनिट लेंगे ना, और साथ ही जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका भी हम पर यूनिट लेंगे। तो जब हम लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा अगर, तो हम जो यहाँ पर बढ़े हुए अमाउंट से अगर करेंगे डिवाइड फिक्स कॉस्ट को, तो यहाँ पर जो अमाउंट निकल के आएगा वो कम हो जाएगा। तब क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। डिटेल में समझना पड़ता है इन चीजों को, तब आपको इफेक्ट समझ में आएगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है, घटेगी या बढ़ेगी। अभी आपका न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दे रखा होता तो हम आसानी से समझ जाते कि ये घट रही है, बढ़ रही है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह से आपके आएंगे, वहां पर आपको पूरा समझना पड़ेगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम-विच्छेद चार्ट में y अंश दर्शाता है। इन ब्रेक इवन चार्ट y एक्सेस रिप्रेजेंट्स विक्रय की मात्रा इकाइयों में, वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन यूनिट्स, विक्रय का मूल्य रुपए में, वैल्यू ऑफ सेल्स इन रुपीज, लागत है विक्रय रुपए में, कॉस्ट एंड सेल्स इन रुपीज, उत्पादन का मूल्य रुपए में, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्रेक इवन चार्ट है तो वहां पर जो y एक्सेस होगा वो क्या दर्शाएगा। तो जो चार्ट हम बनाते हैं किसी भी चीज का तो आपको पता ही होगा कुछ इस तरह से जो रहता है हमारा, तो ये O हो जाता है और ये हो जाता है X अक्ष हो जाता है और ये हमारा Y हो जाता है, कुछ इस तरह से बनता है। तो वहां पर जो Y अक्ष होता है वो हमारा क्या दर्शाता है, जो इस साइड पर हम लिखते हैं तो वहां पर हम आ जाता है जो कॉस्ट एंड सेल्स होती है रुपीज में, वो हम दिखाते हैं इस अक्ष पर, और इस अक्ष पर हमारा जो यूनिट्स होता है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। लागत एवं विक्रय रुपए में इस साइड में दिखाएंगे, इधर हमारा यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस इज ₹10 per unit, वेरिएबल कॉस्ट इज ₹6 per unit एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹5,000। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। बिक्री मूल्य 10 रुपए प्रति यूनिट है, परिवर्तनीय लागत 6 रुपए प्रति यूनिट है और निश्चित लागत 5,000 रुपए है। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि सम विच्छेद बिंदु आपको निकालना है। अभी आपने इसको थ्योरी पे पढ़ा है, अब यही चीज न्यूमेरिकल में है, आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में निकालनी है। अब यहाँ पर यूनिट्स में दे रखा है तो यहाँ पर आपको यूनिट्स में निकालना होगा। एक होता है रुपीज में निकालना और यूनिट्स में निकालना, तो यहाँ पर हम यूनिट्स में निकालेंगे। निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता ही है क्या होता है बीपी निकालने का। फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर रख लीजिए, शॉर्ट में एफसी लिख रहे हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा, जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है उसको सी से इंडिकेट करते हैं और पर यूनिट पीयू हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, क्वेश्चन में आपकी जो दे रखी है 5,000 की निश्चित लागत है, निश्चित है हमको फिक्स्ड रहेगी तो 5,000 हो जाएगी। अपॉन में आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा था हमारा 10 दे रखा था, माइनस कर लीजिए 6, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा निकल आएगा, कितना हो जाएगा 4।
अब आगे जो हमने समझ लिया था ना, तो वहाँ पर समझने की वजह से यहाँ पर हमारे लिए कितना इजी हो जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, अगर एग्जाम में आपके आता है। इसी तरह के क्वेश्चन से एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में। यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा, उसके बाद जाएगा 2 टाइम, उसके बाद जाएगा 5 टाइम, आ जाएगा 1250, यानी कि 1250 यूनिट्स आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देख लीजिए कि किस पॉइंट पर दे रखा था, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन से एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एज। लाभ मात्रा अनुपात की गणना परिवर्तनीय लागत अनुपात के आधार पर की जा सकती है। तो यहाँ पर आपके दे रखा है कुछ ऑप्शंस, आपको ये बताना है कि अगर पीवी रेशियो को हम परिवर्तनीय यानी कि जो परिवर्तनशील लागत का अनुपात होता है उसके बेसिस पे निकालना चाह रहे हैं, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 1 प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 1 अपॉन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पीवी रेशियो है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको निकालना है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो होता है और जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होता है, तो यहाँ पर 1 में से हम उसको लेस कर देते हैं तो हमारा निकल आता है जो पीवी रेशियो है वो, यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें हम 1 से लेस कर देते हैं, उससे हमारी पीवी रेशियो निकल आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पर आपके दे रखा होता 40% है रेशियो, 30% है, तो 1 में से आपका उतने परसेंट लेस हो जाता, हमें पता चल जाता। अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाएगा, उतने परसेंट 30% है, तो 30% अगर दे रखा है तो आप 30/100 होगा ना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.3। तो जब आप इसको जो है 1 से लेस करेंगे तो 0.7 हो जाएगा, तो 70% क्या हो जाएगी, पीवी रेशियो हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन पीवी रेशियो इफ सेल इज ₹80,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ₹60,000। यहाँ पर आपको पीवी रेशियो निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, सेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। एक क्वेश्चन जहाँ पर हमें देखना था कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला करेक्ट क्या होता है, तो हमने क्या निकाला था वहाँ पर, C/S × 100 था हमारा फॉर्मूला। C का कंट्रीब्यूशन हो गया, S से सेल हो गई और 100 आ जाएगा आपका। तो कंट्रीब्यूशन हमें निकालना होगा, क्योंकि सेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे। 80,000 है हमारी सेल, माइनस हो जाएगा 60,000, 20,000 जो है वो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब हमें कंट्रीब्यूशन पता चल गया, सेल ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, सॉल्व कर लीजिए। 20,000 अपॉन 80,000 इंटू 100, तो सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पर भी 0 से 0 चला जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 5 टाइम्स जाएगा, 25% आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे तो न्यूमेरिकल जब दे रखा हो तो उसे जो सॉल्व किया करिए, तो पहले थोड़ा सा इजी फॉर्म में कर लिया करिए, तो आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 0 से 0 हमने कट कर दिए, तो अब हमारे पास जो बचा 200/8 बचा, और इसको इजी करना चाहे आप 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा का मार्जिन बढ़ाया जा सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीज इन सेटिंग प्राइस, डिक्लाइन इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, रिडक्शन इन फिक्स्ड और द वेरिएबल कॉस्ट और बोथ, नन ऑफ द अबव। सुरक्षा का मार्जिन मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, बीईपी के ऊपर जितनी भी सेल होती है हमारी, वो सब क्या हो जाती है, एमओएस हो जाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। तो कैसे हम उस मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, तो उस मार्जिन को बढ़ाने के लिए सेल बढ़नी चाहिए, या तो फिर हमारी कॉस्ट जो है वो घटनी चाहिए। कॉस्ट कम हो जाएगी तभी बढ़ जाएगा, अगर सेल बढ़ जाएगी तो भी हमारा एमओएस जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें हम देखेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर इसको सेलिंग कर लीजिएगा, जो सेलिंग प्राइस है उसको हम डिक्रीज कर दें, तो अगर डिक्रीज कर देंगे तब तो जो है कमी आ जाएगी, तो वहाँ पर तो हमारा और घट जाएगा, कम हो जाएगा। डिक्लाइन इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन,
कि अगर जो उत्पादन की मात्रा को हम घटा देंगे तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर मात्रा घट जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंग सेल और कॉस्ट भी घट जानी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। रिडक्शन इन फिक्स्ड कॉस्ट और द वेरिएबल कॉस्ट आर बोथ, कि जब हम जो हमारी स्थिर लागत या निश्चित लागतें होती हैं और जो परिवर्तनशील लागत होती है उन दोनों में कमी हो या उनमें से किसी एक में कमी हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो कॉस्ट कम होने से क्या होगा, वहाँ पर आपकी सेल तो उतनी ही है, कॉस्ट कम हो गई, लागत कम हो गई, तो बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर हमारा जो सुरक्षा का मार्जिन है वो बढ़ेगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परिवर्तनशील लागत बढ़ जाती है तो बीईपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन बीईपी इफ वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्रीज? डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, नो चेंज, नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने क्वेश्चन आप लोग को कराया था कि अगर परिवर्तनशील लागत कम होती है तो क्या बीईपी पर पर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि बढ़ जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब सपोजिटिव पड़ेगा तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। अगर अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसका आंसर सही देंगे, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिच्छेद बिंदु पर एट ब्रेक इवन पॉइंट total expenses is equal to total revenue, total expenses is greater than total revenue, total expenses is less than total revenue, none of these। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो समिच्छेद बिंदु है उसका क्या इफेक्ट होता है या क्या चीज होती है कि जो कुल व्यय या कुल खर्च होता है वो कुल राजस्व या कुल आय के बराबर होता है। कुल व्यय बड़ी ज्यादा होता है, राजस्व कम होता है, खर्च ज्यादा हो जाता है, आय कम होती है। तो यहाँ पर जो समिच्छेद बिंदु होता है वहां पर जो टोटल एक्सपेंस होते हैं और जो टोटल रेवेन्यू होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। विच ऑफ द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंटल अकाउंट्स? विभागीय लेखों के संबंध में व्यय के विभाजन पर कौन सा आधार सही है? लाइटिंग एक्सपेंसेस रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइट पॉइंट्स। बिजली व्यय को बिजली बिंदुओं की संख्या के आधार पर विभाजित किया जाता है। कैंटीन सब्सिडी इज अप्रोप्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। कैंटीन सब्सिडी को श्रमिकों की संख्या के आधार पर विभाजित किया जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी अपॉइंटेड बेस्ड ऑन सेल्स रेशियो। बिक्री और विक्रय व्यय को बिक्री अनुपात के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तो जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर जो व्यय का आधार इनका दे रखा है कि जो व्यय का विभाजन किया जाता है जिस बेसिस पे किया जाता है वो करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें से जो करेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको एक कोड की चुनना है कि तीनों सही है या कोई 2 सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि करके पहला पॉइंट दे रखा है। इस पहले पॉइंट में जो लाइटनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, बिजली व्यय होते हैं, वो किस आधार पे होते हैं? बिजली बिंदुओं की संख्या यानी जितने यूनिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। करेक्ट है, या आपका सही हो जाएगा। दूसरा कैंटीन सब्सिडी इज जो कैंटीन सब्सिडी होती है वो श्रमिकों की संख्या के आधार पर होती है, ये भी करेक्ट है। और जो तीसरा पॉइंट कहा है कि बिक्री और वितरण व्यय को बिक्री अनुपात के आधार पर विभाजित किया जाता है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। यानी कि ये तीनों ही जो पॉइंट्स दे रखे हैं वहां पर जो व्यय के विभाजन का आधार है वो करेक्ट होगा। तो तीनों ही सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? जो डी ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके हैं दे रखे, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर देख लीजिए एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो इसको ध्यान से समझा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस इज इक्विवेलेंट टू डैश ऑफ कॉस्ट इन ब्रांच अकाउंटिंग। बिक्री मूल्य पर 25% का लाभ मार्जिन शाखा लेखांकन में लागत पर डैश लाभ के समतुल्य होता है। 20%, 33/1/3%, 30%, 25%। ये क्वेश्चन मैंने हर जगह देखा है, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे अकाउंटिंग का हो, चाहे ऑडिटर का हो, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो इसको तो याद कर लीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को रट लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है करिए। लेकिन ये क्वेश्चन तो 100% आता है हर एग्जाम में, मैंने ये चीज बहुत नोटिस करी। यहाँ पर बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो प्रॉफिट दे रखा है वो किसके पर दे रखा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट किसका दे रखा है? सेलिंग प्राइस का दे रखा है, बिक्री मूल्य पर दे रखा है। और आपसे ये पूछ रहा है कि अगर लागत पर होगा तो कितने परसेंट बनेगा जाकर के। कभी कभी लागत पर दे देता है, बिक्री मूल्य पर पूछ लेता है, इतना ही चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इसे हम निकालेंगे। इसको निकालने के लिए जैसे कि एक चीज आपको पता होगी, अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल अगर हम 100 मान लेते हैं, अज्यूम कर लीजिए कि जो सेल है हमारी 100 है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा था? प्रॉफिट को शॉर्ट में पीटी लिख लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ पर कितना दे रखा था हमारा? 25 दे रखा था।
तो अब यहाँ पर हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, तो हमको पता है कि जब हम सेल में से प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, कॉस्ट निकल के आती है। तो सेल हमारी 100 है और प्रॉफिट हमारा 25 है, लेस कर दीजिए कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो सेल हमारी कितनी हो गई, 75 निकल के आ गई। परसेंटेज में आई है यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज में 75% हो गई। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको क्या निकालना है, लाभ जो है वो लागत पे निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 25 दे रखा है आपके क्वेश्चन में, परसेंट में ही, अपॉन में क्या हो जाएगा, लागत, लागत कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी, इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम हो गया। अब आप अगर 100/3 करेंगे तो कितना आता है, सॉल्व करने पर करते रहिएगा आगे, चाहे जितने आगे तक तो आएगा इतना ही आपका 33 1/3%। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर क्या बस ध्यान में रखना था आपको, जो नीचे ये अमाउंट रखना है वो कितना हो जाएगा, 75 रखा जाएगा, क्योंकि हम इसमें से जो सेल है प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 33/1/3%। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Provision for bad and doubtful debts is created in anticipation of bad debts on the basis of डूबत और संदेहास्पद ऋणों के लिए आयोजन डूबत ऋणों की प्रत्याशा में सृजित किए जाते हैं। कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट पूर्वता की अवधारणा के आधार पर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट चालू व्यवसाय की अवधारणा के आधार पर, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट पूर्व प्रकटीकरण के आधार पर, या फिर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट उद्योग व्यवहार की अवधारणा के आधार पर। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैंने आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, वहीं से ये क्वेश्चन है कि जो डूबत और संदेहास्पद ऋणों के लिए जो आयोजन किया जाता है, प्रोविजन किया जाता है, तो वो किस अवधारणा के अंतर्गत किया जाता है। तो एक अवधारणा थी जिसमें कि लाभ की प्रत्याशा न करें लेकिन भविष्य की हानियों के लिए प्रावधान जरूर कर ले। एक ये टैगलाइन थी उस अवधारणा की, वो कौन सी अवधारणा है, तो आपको याद होगा वो कौन सी अवधारणा थी, वो हो जाएगी रूढ़िवादिता की अवधारणा, कन्वर्जेशन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। और चालू व्यवसाय की क्या बताती है कि जो बिजनेस है हमारा इतने टाइम तक, अनंत काल तक चलता रहेगा। और जो फुल डिस्क्लोजर है वो तो ये बता रही है कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी जो भी स्थिति उसको पूरी तरह से क्लियरली प्रकट कर देना चाहिए, सही सही सारी बातों को हमारे उसमें दिखा देना चाहिए। आवश्यकता होने पर जो संभावित दायित्व वगैरह है उनको नीचे बैलेंस शीट में नोट के तौर पर भी दिखा देना चाहिए, जिससे कि सही स्थिति पूरी तरह से प्रकट हो सके। और ये जो रूढ़िवादिता की अवधारणा है इसमें आप सर्किल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जो भविष्य के आयोजन कर रहे हैं तो इसमें सिक्योर रिजर्व को बनाने की, गुप्त संचय को बनाने की भी बात कही गई है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन पुनर्गत व्यय है, प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, परचेज ऑफ न्यू मशीन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट बीमा, आदत बीमा, नहीं मशीन का क्रय, तो सभी तो आपको पता ही होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो उसका नेचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म की जो हम एसेट्स लेते हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी एसेट्स दे रखी हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होंगी, तो पूर्वगत बीमा या फिर आदत बीमा ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा आपका, लेकिन जो परचेज ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन का हमने क्रय किया है वो मशीनरी बहुत लॉन्ग टाइम तक आपकी चलती रहेगी, तो वही हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू, ह्रास निवेश कोष को बेचने का लाभ या हानि को हस्तांतरित किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट अकाउंट, डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट या फिर क्रेडिट। आपको क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो एक ह्रास निवेश कोष बनाया गया था उसको जब सेल किया गया है, उसको बेचा गया है, तो उससे जो प्रॉफिट है या फिर लॉस हुआ होगा उसको कहाँ पर हम स्थानांतरित करते हैं, किस अकाउंट में स्थानांतरित करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसमें कहाँ स्थानांतरित करते हैं, उसे डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट जो होता है, ह्रास कोष खाता जो होता है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। और ये आपकी एक तरह की पद्धति होती है कि जो भी डिप्रिसिएशन हो रहा है उसमें जो भी हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट जो हम बनाते हैं, डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसको हम निवेश कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद उसको हम एक दिन जब सेल करते हैं, जब हमारी एसेट पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो उसको सेल किया जाता है। उससे जो हमारा जितनी एसेट की वैल्यू है उससे एक्सेस जो निकल करके आया है, अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, कम है तो लॉस हो जाएगा, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज डैश, मूल्यह्रास के लिए प्रावधान है। अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, लाभ के विरुद्ध भार, एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, लाभ का विनियोग, सब्स्टिट्यूशन फॉर द रिपेयर्स, मरम्मत के लिए एक स्थानापन्न, राइटिंग ऑफ लॉसेस, घाटे को बही खाते में डालना। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होता है, वो क्या है। तो जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होता है वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, एक लाभ के विरुद्ध भार कितना होता है। तो ये क्यों होता है लाभ के विरुद्ध भार, इसलिए होता है कि एक फर्म है उसको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस उसको करने ही पड़ते हैं, या कुछ एक्सपेंडिचर या कुछ खर्चों का भुगतान उसको करना ही पड़ता है। तो वहाँ पर ह्रास का आयोजन करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है उसके लिए, जिसको कि वो जब लेखे रखे जाते हैं, अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रावधान किया जाता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उसे चिट्ठे में भी, आर्थिक चिट्ठे में जो होता है वहाँ पर भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर जो एसेट होती है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जो प्रावधान है वो क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन, ह्रासमान शेष विधि के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना निम्नलिखित पर की जाती है। स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुकी हूँ। जो आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वहाँ पर जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो किस वैल्यू पर किया जाता है, तो उसे बुक वैल्यू पर, पुस्तक मूल्य पर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बुक वैल्यू होती क्या है कि जिस वर्ष जो डिप्रिसिएशन आया है उसको जो एसेट की वैल्यू होती है उसमें से लेस कर दिया जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर जो आएगा डिप्रिसिएशन उसमें से फिर संपत्ति के मूल्य में से लेस कर दिया जाएगा, और जो उसके बाद वो बचती है संपत्ति उसको हम दिखाते हैं, जो हमारा बैलेंस शीट होती है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The statement prepared to determine the profit or loss made by a business is called dash. एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन डैश कहलाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी व्यवसाय में या जो भी बिजनेस है उसके लिए एक प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है इसको दर्शाने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है वह विवरण क्या कहलाता है। स्थिति विवरण के नाम से जानते हैं, परिचालन विवरण, लाभ या हानि विवरण, या फिर उपरोक्त सभी के नाम से जाने जाते हैं। सभी के अकॉर्डिंग बनता है, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग जहाँ के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन जो हानि और लाभ की बात की जा रही है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनता है, उससे पता चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में आपने इंसॉल्वेंसी अकाउंट में पढ़ा होगा, स्थिति विवरण बनाया जाता है वहाँ पर कि क्या संपत्तियां रह गई हैं, कितना किसको देना है, कौन से पोटेंशियल है, कौन से किस सूची में किस लिस्ट में आ रहे हैं, तो वहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार किया जाता है। लेकिन जो है प्रॉफिट और लॉस बनाने निकालने के लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज नॉट पोस्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ ओमिशन। रोकड़ बही का डिस्काउंट कॉलम पोस्ट नहीं किया गया है जो उसकी त्रुटि का एक उदाहरण है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो है रोकड़ बही जो है, जो आपकी कैश बुक है, वहाँ पर डिस्काउंट कॉलम में कोई भी चीज जो है जो पोस्ट नहीं की गई, डिस्काउंट था किसी तरह का जो नहीं दिखाया गया है, तो वो किस तरह की त्रुटि है। तो उन्होंने माना है कि वो चूक की त्रुटि का उदाहरण है। ये करेक्ट है या नहीं आपको बताना है। फुल ओमिशन डजंट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, पूर्ण चूक ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती है। जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन होता है तो आप लोग के पेपर में भी एक चीज ध्यान में दीजिएगा कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर अगर कभी नहीं समझ में आए और आपका पेपर हो रहा है उस तरह से, तो एक बार उसे चेंज करके देख लीजिएगा कि इंग्लिश में क्या है, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स, तो वहाँ पर काफी लैंग्वेज में डिफरेंस होता है जिसमें समझ में नहीं आता। इंग्लिश में ज्यादा ईजी रहता है हिंदी से, तो उसको भी एक बार पढ़ लिया करिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। उसका नेक्स्ट है एन एरर इन रॉन्ग कॉस्टिंग ऑफ द सेल्स डे बुक विल नॉट अफेक्ट द पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स। बिक्री दाने की गलत कॉस्टिंग में त्रुटि देनदारों के व्यक्तिगत खाते को प्रभावित नहीं करेगी। यानी कि जो एक सेल्स डे बुक बनाई जाती है वहां पर अगर गलत कॉस्टिंग कर दी गई है तो वहां पर जो त्रुटि देनदारों की जो त्रुटि होगी व्यक्तिगत खाते को जो उनका पर्सनल अकाउंट है उसको इफेक्ट नहीं करेगी। एरर ऑफ कमीशन परमिट्स द ट्रायल बैलेंस और टू एग्री, कमीशन की त्रुटि ट्रायल बैलेंस को सहमत होने की अनुमति देती है। यानी कि अगर इस तरह की एरर ऑफ कमीशन है तो वहां पर ट्रायल बैलेंस आपके दोनों साइड मैच कर जाएंगे, वहां पर कोई भी किसी भी तरह का मतलब सस्पेंस अकाउंट नहीं क्रिएट होगा। तो आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो है वो पहला पॉइंट तो कह रहा है कि पोस्ट करना रह गया, तो क्या है वो चूक की त्रुटि हो जाएगी, करेक्ट है।
दूसरा कह रहा है कि फुल ओमिशन डजंट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, अगर पूर्ण चूक ट्रायल बैलेंस प्रभावित नहीं करेगी, यानी कि स्टार्टिंग से ही कोई अकाउंट में दिखाया ही नहीं गया है, लिखना भूल गए हैं, तो जब उस जर्नल में ही एंट्री नहीं करी है तो ट्रायल बैलेंस तक बात ही नहीं आएगी, तो वो भी इफेक्ट नहीं करेगी, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि अगर डे बुक जो आपने सेल्स की डे बुक है विल नॉट अफेक्ट द पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर, तो जो डे बुक बनाई जाती है उसमें रॉन्ग कॉस्टिंग कर दी गई है तो पर्सनल अकाउंट डेटर का प्रभावित नहीं होगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो डी ऑप्शन कह रहा है कि कमीशन की त्रुटि जो होती है ट्रायल बैलेंस को सहमत होने की अनुमति देती है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर एरर ऑफ कमीशन किसी भी तरह का हुआ है तो वहां पर उसमें जो ट्रायल बैलेंस है आपका मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एरर ऑफ कमीशन होता है क्या है, जो लेखी की अशुद्धियाँ होती हैं, तो जैसे कि आपने टोटल करने में गलती कर दी है तो वहाँ पर किसी भी तरह की गलती हो गई है तो उसकी वजह से भी आपका जो ट्रायल बैलेंस होगा वो मैच नहीं करेगा, या फिर आपने अगर जो पोस्टिंग करी है वहाँ पर गलती कर दी है कि गलत अकाउंट पोस्ट कर दिया तो वहाँ पर भी आपका जो ट्रायल बैलेंस होगा वो मैच नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A sum of ₹2,000 withdrawn by the proprietor for personal use was debited to the traveling expenses account. What is the rectification journal entry? निजी इस्तेमाल के लिए या निजी उपयोग के लिए मालिक द्वारा निकाले गए 2,000 रुपए की राशि को यात्रा व्यय खाते में डेबिट कर दिया गया था। संशोधन जर्नल प्रविष्टि क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ₹2,000 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹2,000। यहाँ पर एंट्रीज दे रखी है, आपको बताना है कि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे जो थे वो 2,000 रुपए निकाल लिए थे, लेकिन उसको कहाँ दिखा दिया गया है, उसको जो यात्रा व ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे उसमें डेबिट कर दिया गया है। तो वहाँ पर आपको ये बताना है कि जो संशोधित करके एक जर्नल एंट्री की जाएगी वो जर्नल एंट्री कौन सी होगी। तो यहाँ पर वो जर्नल एंट्री जो आपकी करेक्ट होने के बाद होकर के आएगी वो हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि जो उसने निकाला था अपने उपयोग के लिए, चाहे वो कैश निकाले या फिर कोई गुड्स निकाले, तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। तो वहाँ पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाता है, और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने किसमें डेबिट कर दिया था, यात्रा खाते में, तो यात्रा खाता क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सही एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट ₹2,000 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ₹2,000। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। An item of ₹7,650 has been debited to a personal account at ₹6,750. It is dash। यहाँ पर 7,650 रुपए का कोई आइटम था जो कि व्यक्तिगत खाते में 6,750 रुपए के रूप में डेबिट किया गया है, तो ये किस प्रकार की त्रुटि, ये पूछ रहा है। कितना लिखना था, 7,650, वहाँ पर क्या हुआ, जो 6 और 7 थे वो आगे पीछे हो गया, लेकिन वो आगे पीछे से कितने अमाउंट का फर्क पड़ गया, बहुत ज्यादा का। तो वहाँ पर कि ये किस प्रकार की त्रुटि है, ये आपसे पूछ रहा है। एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, एन एरर ऑफ कमीशन, एन एरर ऑफ कमीशन, या फिर ये कोई त्रुटि ही नहीं है, तो ये तो सीधे सीधे गलत है, त्रुटि तो की गई है, लेकिन अब वो कौन सी त्रुटि है, तो लेखे की अशुद्धि है। तो मैंने आपको बताया था जो कमीशन होता है इसका मतलब क्या हो जाता है, जो लेखे की त्रुटि होती है उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखने में ही तो गलती हुई है, तो वो लेखे की त्रुटि है। यहाँ पर कोई गलत व्यक्तिगत खाते में करना था, कोई अलग खाते में तो कर नहीं दिया, रियल अकाउंट में नहीं कर दिया, नॉमिनल में नहीं कर दिया, तो प्रिंसिपल है ही नहीं यहाँ पर, तो ना ही ये चूक है कोई, ये इनकी लिखने में गलती हुई है, लेखे की अशुद्धि है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹100 पेड एज सैलरी टू कैशियर धवल वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन एंड एंट्री। Next question is ₹100 paid as salary to cashier Dhaval was debited to his personal account. What will be the classification entry? कैशियर धवल को वेतन के रूप में दिए गए 100 रुपए उनके निजी खाते से डेबिट कर दिए गए थे, सुधारात्मक प्रविष्टि क्या होगी, यानी कि उनको जो सैलरी दी गई थी 100 रुपए की, वो उनके निजी खाते से डेबिट कर दी गई है, यानी पर्सनल अकाउंट से डेबिट कर दी गई है, तो वहां पर सुधार की एंट्री करनी है, तो आपको बताना है क्या एंट्री होगी। धवल अकाउंट डेबिट ₹100 टू सैलरी अकाउंट ₹100, यहाँ पर कई एक एंट्रीज दे रखी है, आपको करेक्ट बतानी है। तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट से करनी थी, इनके पर्सनल अकाउंट से कर दी गई है, तो कौन सा करेक्ट होगी एंट्री, इसमें तो हम करेक्ट एंट्री की बात करें तो क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ₹100 टू धवल अकाउंट ₹100। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम जनरली डैश लेजर आर प्रिपेयर्ड। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम में आमतौर पर डैश लेजर तैयार किए जाते हैं 5, 9, 7, 3।
यहाँ वो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने लेजर तैयार किए जाते हैं, तो इसमें मेनली 3 लेजर तैयार किए जाते हैं। वो तीनों लेजर कौन कौन से होते हैं? एक आपका डेटर लेजर होता है, दूसरा केटर लेजर होता है और तीसरा जर्नल लेजर होता है। ये 3 तरह के लेजर इसमें तैयार किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तीनों को याद भी रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है कि कौन तरह के, तो आपका ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है, ए एंड बी बोथ करके भी दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा तीनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल बैलेंस सिस्टम? स्वसंतुलन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? टू आइडेंटिफाई एरर एंड टू फैसिलिटेट देयर क्विक डिटेक्शन विद मिनिमम एफर्ट। त्रुटियों की पहचान करने और न्यूनतम प्रयासों के साथ अपने त्वरित पहचान की सुविधा के लिए। टू रिड्यूस द वर्कलोड, कार्यभार को कम करने के लिए। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। टू प्रोवाइड बेटर एक्सपीरियंस, बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है जो स्वसंतुलन प्रणाली होती है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या रहता है कि जो भी आपको तीनों भी मैंने अलग लेजर बताए थे, तो उन तीनों लेजर का ट्रायल बैलेंस भी बना लिया जाता है, जिससे कि अगर कोई गड़बड़ी हो तो वहीं पर पकड़ जाती है। तो इसका क्या उद्देश्य होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अभी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ही इसके बारे में कि इनका अपना वो बना लेते हैं, जिससे कि किसी तरह की गलती या त्रुटि होती है तो पकड़ में आ जाती है। तो मेन का क्या हो जाएगा? त्रुटियों की पहचान करने और न्यूनतम प्रयासों के साथ अपने त्वरित पहचान की सुविधा के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड। व्यापारिक खाता के नापाष्ट व्ययों को कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, स्थापना व्यय, परचेज एक्सपेंसेस, क्रय संबंधी व्यय, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उत्पादक व्यय या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, विक्रय व्यय। तो यहाँ पर जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उसमें जो डेबिट साइड होता है उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसमें कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उससे क्या निकल गया? सबसे पहले हम ये सोचते हैं इससे क्या निकलता है हमारा, उससे हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। ऐसे निकालते हैं, एक साइड आपके जो डेबिट साइड होता है वहां पर सारे एक्सपेंसेस होते हैं और जो क्रेडिट साइड होता है वहां पर सेल्स या फिर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो दे रखा होता है। ओपनिंग स्टॉक किधर होगा? डेबिट साइड में होता है। तो यहाँ पर कौन किस तरह के व्यय होते हैं? जो आपके डायरेक्टली जुड़े होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, उन सारी चीजों को रखा जाता है डेबिट साइड में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है तो कौन से हो जाएंगे? क्रय संबंधित या परचेजिंग एक्सपेंसेस उसे कहेंगे। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expenses is not considered in calculating the gross profit of a manufacturing concern? एक विनिर्माण प्रतिष्ठान के सकल लाभ की गणना में निम्नलिखित में से किस व्यय पर विचार नहीं किया जाता? रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन, फॉरेन इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, फूड एंड पावर कंज्यूम। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है तो कौन सा एक्सपेंसेस होते हैं उसमें शामिल नहीं किए जाते। अब जैसे कि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था, कुछ इसी तरह आपका मैन्युफैक्चरिंग वो भी बनता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है सकल लाभ की गणना है ग्रॉस प्रॉफिट में, तो ग्रॉस प्रॉफिट में किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं? जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं उत्पादन से, प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चर से। तो यहाँ पर कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं? तो यहाँ पर पूछा है विचार नहीं किया जाता, तो कौन से शामिल नहीं किए जाएंगे ये आपको बताना है। कौन से ऐसे हैं जिसमें शामिल नहीं किए जाएंगे? तो फ्राइट इनवर्ड जो होता है, माल ढुलाई, आंतरिक माल ढुलाई जो होती है उसको तो शामिल किया जाता है, लेकिन जो फ्राइट आउटवर्ड होता है उसको शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर यानी कि कहने का मतलब है कि जो आवक होती है माल ढुलाई, जिससे कि जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, लाया जा रहा है, फ्राइट इनवर्ड है, उसको शामिल करते हैं। लेकिन जो फ्राइट कैरेज आउटवर्ड होते हैं, जो सामान कंप्लीट होने के बाद, पैक होने के बाद बाहर भेजा जाता है सेल करने के लिए, उसको शामिल नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। जो कैरेज आउटवर्ड है उसको हम शामिल नहीं करते, चाहे वो ट्रेडिंग बनाइए चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाइए, दोनों में इसको शामिल नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट शोन इन 3 कॉलम कैश बुक? इनमें से कौन सा व्यवहार त्रिस्तंभीय रोकड़ पुस्तक में दर्ज नहीं होगा? परचेज मेड बाय डेबिट कार्ड, रिसीव्ड एडवांस कमीशन, रिसीव्ड चेक, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 3 कॉलम की कैश बुक बनती है तो इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो उसमें शामिल नहीं की जाती है या दिखाई नहीं जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जो 3 कॉलम की आपकी बनती है, तो 3 कॉलम कौन से होते हैं? जो आपका कैश का होता है, बैंक का होता है और तीसरा हो जाता है डिस्काउंट का। तो उस कॉलम में आपके पहला पॉइंट भी दिखाया जाएगा, दूसरा भी दिखाया जाता है और तीसरा भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी ट्रिक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं जहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आंसर होगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें तीनों ही दिखाए जाएंगे जो कैश बुक बनाई जाएगी उसमें। तो एक आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू टेम्परेरी अकाउंट्स इंक्लूड? अस्थायी खातों में क्या शामिल है? एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेड अकाउंट, रेवेन्यू, ऑल ऑफ दीज।
क्वेश्चन कह रहा है जो टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं उसमें क्या शामिल होता है। अच्छा क्वेश्चन है। अस्थायी खाते जो होते हैं उनमें एक्सपेंसेस भी आते हैं, डिविडेंड पेड अकाउंट्स भी आता है और रेवेन्यू भी आता है। ये तीनों ही चीजें शामिल की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी, यानी कि सारे ही विकल्प सही हैं। सभी को जो अस्थायी खाते होते हैं शामिल किया जाए। अब ये टेम्परेरी अकाउंट्स होते क्या हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या होते हैं ये टेम्परेरी अकाउंट्स। तो आप में से बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं, तो कमेंट जरूर किया करिए, जिससे मुझे भी पता लगे कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग वीडियोस को कमेंट किया करिए और लाइक किया करिए, जिससे वीडियो की रीच बढ़ती है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इज ए तलपट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट, सभी खातों के शेषों की सूची। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता ही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसलिए जितने भी रखे जाते हैं अकाउंट, उनके बैलेंस को कोई लेकर के बनाया ही जाता है। वेजेस ओएंगे दे मजदूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दे मजदूरी क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही तरह का अकाउंट है। तो जो आपकी दे मजदूरी होती है वो किस तरह का अकाउंट होती है, दे मजदूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेक किया गया है दे मजदूरी। अगर यहाँ पर सीधे सीधे लिख देता आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आपको पता होता पर्सनल अकाउंट है। लेकिन यहाँ पर दे मजदूरी है, यानी कि अभी चुकाई नहीं गई, पेमेंट नहीं करी गई है, दी जाएगी। तो आदत है, आदत है मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अगर सिर्फ वेजेस होता कौन सा अकाउंट होता, नॉमिनल अकाउंट होता। लेकिन वेजेस वहीं दे रखा है, दे मजदूरी है, तो आपकी क्या हो जाएगी, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत आसान से होता है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा और सीधे सीधे आप लगा देंगे इसमें नॉमिनल अकाउंट, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फॉर रियल अकाउंट डील्स। वार्षिक खाते के डेबिट और क्रेडिट के नियम है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। प्राप्त करने वाले को ऋण और देने वाले को धनी। डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट द इनकम एंड प्रॉफिट। डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर जो रियल अकाउंट होता है उसके क्या रूल है आपको ये बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका कमेंट आप सब लोग, जितने लोग भी वीडियो को देखें, करना जरूर है आपको इसका कमेंट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंडिकेट्स द इनिशियल अमाउंट द ओनर आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस कंट्रीब्यूटेड। डैश प्रारंभिक राशि इंगित करती है जो व्यवसाय के स्वामी या मालिकों ने योगदान दिया है। कैपिटल, प्रॉफिट, एसेट, रिजर्व। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या चीज दिखाती है या दर्शाती है कि जो व्यवसाय के स्वामी हैं, ओनर हैं या फिर मालिक हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, तो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है, पूंजी कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट रॉयल्टी बेस्ड ऑन डैश। कॉपीराइट अधिकार शुल्क डैश पर आधारित है। सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, बोथ ए एंड बी। अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों का यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो कॉपीराइट अधिकार शुल्क होगा वो सेल्स पर बेस्ड होता है, कि जितनी बिक्री होगी उसी के एक निश्चित प्रतिशत के तौर पर कॉपीराइट जो शुल्क होता है वो देना होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।